नागरिक प्रशासन में एक बात बहुधा चर्चित रहती है कि जिस देश के नागरिक जितने अधिक कर्तव्यनिष्ठ होंगे वह देश उतनी ही अधिक उन्नति करेगा। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस विश्वसनीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मेरा नाम है विक्रमादित्य और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो के अंतर्गत हम एक ऐसे शब्द से परिचित होना चाहेंगे जो हमारी एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा के पेपर क्रमांक 4 के पार्ट ए में जो इकाई 4 है वहाँ पर 2024 की मुख्य परीक्षा में नया शामिल हुआ है। और शब्द आप जो है एक स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, वो शब्द है ड्यूटीफुलनेस, यानी जिसे कहा जाता है कर्तव्य परायणता। अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम में स्पष्ट रूप से ये शब्द आपको दिख पाएगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि पूर्ववत पाठ्यक्रम में शामिल रहा मानवीय आवश्यकताएं एवं अभिप्रेरणा, और इन शब्दों के बाद में शब्द का प्रयोग पाठ्यक्रम में हुआ है। कई सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित थे कि सर इस प्रकार के शब्दों को कैसे पढ़ाया जाए जो नई परीक्षा में ऐड हुए हैं। तो यहाँ पर उन सभी विद्यार्थियों को इस प्रकार के शब्दों को पढ़ने का एक दिशा निर्देश भी प्राप्त होगा। तो चलिए, अगर टॉपिक हमारे सामने है कि कैसे पढ़ा जाए कर्तव्य परायणता को, तो कर्तव्य परायणता के आयाम को हम सबसे पहले जान लेते हैं। आयामों में आप देख ही पा रहे होंगे कि प्रमुख आयामों में एक तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कर्तव्य से क्या आशय है, कर्तव्य के प्रकार क्या होते हैं, कर्तव्य परायणता से क्या आशय है, या मैं कहूँ परायणता अगर एक बार आप समझ गए तो कर्तव्य परायणता को भी आप आराम से समझ सकते हैं। फिर कर्तव्य परायणता अगर आपके भीतर है, किसी व्यक्ति के व्यवहार में, उसके मैं अगर कहूँ विचारों में कर्तव्य परायणता है तो उसका व्यवहार कैसा होगा, उसकी कार्यप्रणाली कैसी होगी। अगर प्राधिकारी कर्तव्य परायण होंगे तो प्रशासन में किस प्रकार के लाभ होंगे, और प्रशासन के अतिरिक्त इस प्रकार की जो अवधारणा है वो किन किन स्थानों पर मिलती है, इस प्रकार के संबंधित संप्रत्यय कौन कौन से हैं, संबंधित कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, वो भी यहाँ पर हम चंद मिनटों में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला शब्द हमारे सामने आया कि आखिर क्या है कर्तव्य। एक कर्तव्य शब्द, जब भी बात आती है कि कर्तव्य क्या है, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा मैं कथन आपको बता देता हूँ कि पद और परिस्थिति के अनुरूप जो कुछ करने योग्य है उसी को कर्तव्य कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर आप अपने आप को ले लीजिए। आप निश्चित तौर पर, अगर मैंने कहा कि आप अगर मान लीजिए पुरुष हैं तो निश्चित रूप से आप किसी न किसी के पुत्र हैं, किसी न किसी के भाई हैं, किसी न किसी के भविष्य में पति हो सकते हैं, या मैं कहूँ भविष्य में किसी न किसी के आप पिता हो सकते हैं। तो एक पुत्र होने के नाते आपके कर्तव्य अलग होंगे, एक भाई होने के नाते आपके कर्तव्य अलग होंगे, एक पिता होने के नाते आपके कर्तव्य अलग होंगे। साथ ही साथ एक समाज का, एक देश का, या मैं कहूँ राष्ट्र का, या मैं कहूँ इस अखंड पृथ्वी का नागरिक होने के नाते भी आपके कई प्रकार के कर्तव्य हो सकते हैं। तो कर्तव्य को एकदम अगर हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें कि किसे कहा जाए कर्तव्य, तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि पद और परिस्थिति के अनुरूप, ज़रूरी नहीं है आप किसी पद पर हों, यह भी ज़रूरी नहीं है कि आप केवल और केवल शासकीय पदों पर हो तभी आपके कर्तव्य निर्धारित हों। कर्तव्य जो है वो पदों के लिए भी हो सकते हैं, और अगर पद पर नहीं है तो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में भांति भांति प्रकार के कर्तव्य व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलते हैं। और याद रखिएगा कि ये जो कर्तव्य हैं ये केवल और केवल अपेक्षित होते हैं एक सामाजिक प्राणी से। जो व्यक्ति जंगलों में रह करके असामाजिक जीवन व्यतीत कर रहा है, जिसका कोई विशेष प्रकार का समाज नहीं है, जो यायावर जीवन व्यतीत कर रहा है, या इसके अलावा एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मानसिक स्थिति बेहतर नहीं है या जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो हम उन लोगों से कभी भी कर्तव्यों की अपेक्षा नहीं रखते हैं। निश्चित रूप से कर्तव्य एक ऐसी अवधारणा है जो केवल और केवल सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मानव से ही अपेक्षित होती हैं। तो कर्तव्य को आप एक शब्द में दायित्व भी कह सकते हैं। तो कर्तव्य की विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं में से दो परिभाषाएं आप अपनी परीक्षा में जो है शामिल कर सकते हैं। पहला तो ये कि पद और परिस्थिति के अनुरूप जो कुछ करने योग्य होता है उसे कर्तव्य कहा जाता है, और दूसरी परिभाषा आप कुछ इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं कि सामाजिक मानव से अपेक्षित दायित्व जो समाज में व्यवस्था हेतु अनिवार्य हैं। इस प्रकार की परिभाषा परीक्षा में लिखने से सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि यहाँ आपने न केवल कर्तव्य के बारे में बताया, अपितु आप यहाँ पर यह भी बता पाए कि कर्तव्य की अनिवार्यता इसलिए है ताकि समाज में व्यवस्था का संचालन हो सके। जरा सोचकर देखिएगा, अगर आप परिवार में रह करके अगर पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपके परिवार में व्यवस्था नहीं बनी रहेगी।
ठीक इसी प्रकार से अगर आप अपने समाज में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करते हैं तो समाज में व्यवस्था कैसे बनी रह सकती है। तो जरा सोचकर देखिए, क्षेत्र थोड़ा और बढ़ाते हैं कि किसी राष्ट्र में आप निवासरत हैं और उस राष्ट्र में जो भी कुछ कर्तव्य आपसे अपेक्षित हैं, अगर आप उन कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करेंगे तो राष्ट्र में व्यवस्था कैसे संभव हो सकती है। जैसे इस समय पर आप देख रहे हैं, हर मानव का अपने आप में एक कर्तव्य है कि वह पर्यावरण का संरक्षण करे। वह न केवल वृक्षों को या पौधों को संरक्षित रखने का प्रयास करे, बल्कि अपनी ओर से यह भी प्रयास करे कि वह अपने जीवन में कुछ न कुछ पौधों का आरोपण निश्चित रूप से करे। तो अगर मान के चलिए प्रत्येक मानव अपने कर्तव्यों का निर्वाह ना करे तो किस प्रकार से अव्यवस्था हो सकती है। तो मैं एक शब्द में तो कर्तव्य को दायित्व कह सकता हूं, लेकिन परीक्षाओं में परिभाषा जो है वो एक शब्द में नहीं लिखी जाती। इसलिए परिभाषा हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि कर्तव्य से आशय उन दायित्वों से है जो सामाजिक मानव से अपेक्षित हैं, तथा कर्तव्यों के निर्वाह से न केवल समाज में अपितु राष्ट्र में या मैं कहूँ संपूर्ण पृथ्वी पर व्यवस्था का संचालन हो सकता है। कर्तव्यों की विशेषताओं की अगर बात करें कि क्या कर्तव्यों की कुछ विशेषताएं होती हैं, तो निश्चित रूप से कर्तव्यों की कई विशेषताएं हैं। जैसे कर्तव्य जो है सबसे पहले सामाजिक व्यक्ति से अपेक्षित है। दूसरी बात, कर्तव्य जो है वो व्यवस्था हेतु अनिवार्य है। तीसरी बात, कर्तव्य में करना और ना करना दोनों ही प्रकार के कार्य शामिल होते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने कहा कि देखिए बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आपसे अपेक्षित है कि आप करें, और बहुत सारे ऐसी कुप्रवृत्तियां हैं, बहुत सारे ऐसे कुकर्म हैं, बहुत सारे ऐसे दुष्कार्य हैं जिन्हें न करने की अपेक्षा भी आपसे की जाती है। जैसे आप एक सामाजिक मानव हैं तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप हिंसा ना करें, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप चोरी ना करें, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने वचनों के माध्यम से किसी का अहित ना करें, किसी को हानि ना पहुंचाएं। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप ट्रैफिक रूल ना तोड़ें। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप पर्यावरण की हानि ना करें। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप जो है टैक्स चोरी ना करें। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप समाज में शांति भंग ना करें। तो कुल मिलाकर कर्तव्य जो हैं वो प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति से अपेक्षित हैं, व्यवस्था हेतु अनिवार्य हैं, और कर्तव्य के भीतर कुछ कर्मों को करने की प्रेरणा है और कुछ कर्मों को न करने का भी हिदायत यहाँ पर शामिल होती है। और सबसे बड़ी बात, कर्तव्य जो है वो परिवर्तनशील है। समय बदलता है, व्यक्ति के कर्तव्य बदलते जाते हैं। आप बच्चे हैं तो आप पुत्र धर्म और पुत्री धर्म का पालन करते हैं, लेकिन जैसे ही आप बड़े होते हैं तो आपके कर्तव्य हमेशा बदलते चले जाते हैं। आगे बात करें तो कर्तव्य की अवधारणा, एक बहुत बड़ी बात यह है कि अधिकार की पूरक है। एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं, अधिकार और कर्तव्य। अगर किसी राष्ट्र में नागरिकों को केवल और केवल अधिकार दे दिए जाएं तो उस राष्ट्र में आप ये पाएंगे कि अशांति का वातावरण व्याप्त हो जाएगा। जहां एक ओर आपको अधिकार दिए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर आपसे कुछ अपेक्षाएं की जाती हैं कर्तव्यों को लेकर के। इसके अतिरिक्त कर्तव्यों की जो अवधारणा है वो बहुआयामी है, क्योंकि कर्तव्य केवल एक ही प्रकार के नहीं होते। आपके पदीय कर्तव्य, गैर पदीय कर्तव्य, मानवीय कर्तव्य, पारिवारिक कर्तव्य, वैधानिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य, विभिन्न प्रकार के कर्तव्य जो हैं इस अवधारणा के अंतर्गत शामिल हैं। तो हमने पहली तो बात करी है कर्तव्य के आशय पर। अब इसके बाद में बात करें कर्तव्य के प्रकार पर। चूंकि मैंने अभी बातों ही बातों में कहा कि कर्तव्यों के कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर हम देखें कि मूल रूप से आपको कर्तव्य कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं पूरे विद्यार्थी जीवन में, वैसे तो मैंने कहा पारिवारिक कर्तव्य अलग हैं, सामाजिक कर्तव्य अलग हैं, नागरिक कर्तव्य आपके अलग अलग होते हैं, वैश्विक कर्तव्य आपके अलग अलग होते हैं, व्यक्तिगत कर्तव्य आपके अलग अलग होते हैं। लेकिन हम कर्तव्यों को मूल रूप से तीन नजरिए से विभाजित करके देख सकते हैं, और वो तीन नजरिए कौन कौन से हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहला है आपके सामने नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्यों से आते उन एथिकल ड्यूटी से है जिन्हें करने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा, और आप नहीं करते हैं तो इससे जो है समाज प्रभावित तो होगा, लेकिन इसके लिए आपके ऊपर कोई किसी प्रकार से जो है मैं अगर कहूँ तो दबाव नहीं बना सकता। उदाहरण के तौर पर देखिए, बुजुर्गों का सम्मान करने की बात हो, या मैं बात करूँ कि आप एकांत में जब यात्रा कर रहे हैं तो सड़क किनारे आप गंदगी ना फैलाएं, या इसके अलावा और देखें
तो जब कोई नहीं देख रहा है पर बावजूद उसके आप जो है विभिन्न प्रकार के नियमों का पालन कर रहे हैं, ये सभी प्रकार के आपके नैतिक कर्तव्य हैं। खास तौर पर परिवार की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, ये सभी आपके जो है वो नैतिक कर्तव्य होते हैं। ये स्वैच्छिक होते हैं, आप इनका पालन अगर करते हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं करते हैं तो इससे अंततः जो है वो समाज का नुकसान तो होता है, लेकिन ये आपके ऊपर बाध्यकारी नहीं है। इन्हें न करने पर किसी प्रकार के जुर्माने या सजा का प्रावधान नहीं होता। जैसे एक पिता अगर अपने पुत्र या पुत्री या अपनी संतानों का ठीक से पालन करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो ठीक से पालन नहीं करता तो इसके लिए अभी भारत में सजा का प्रावधान नहीं है। इस कारण से इस प्रकार की जिम्मेदारियों को हम नैतिक कर्तव्यों के अंतर्गत शामिल रखते हैं। वहीं दूसरी ओर नैतिक कर्तव्यों से अगर हम आगे बात करें तो कर्तव्यों का एक प्रकार और होता है जिन्हें हम कहते हैं मौलिक कर्तव्य। और आप निश्चित रूप से जानते हैं मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, मैंने कहा कि बहुत सारे नैतिक कर्तव्यों में से कुछ ऐसे कर्तव्यों का चुनाव कर लिया गया जो अनिवार्य हैं, जिनकी अपेक्षा थोड़ी और ज़्यादा की जाती है, और उन्हीं कर्तव्यों को हम संविधान में शामिल कर लेते हैं। और जैसे ही नैतिक कर्तव्य संविधान में शामिल होते हैं उसी समय से उन कर्तव्यों को नैतिक कर्तव्य तो कहा ही जाता है, और साथ ही साथ कहा जा सकता है मौलिक कर्तव्य। इसके अलावा और आगे बढ़ें तो कर्तव्य परायणता के अंतर्गत हम जब कर्तव्य के बारे में पढ़ते हैं तो एक अवधारणा और मिलती है आपको, जिसे कहते हैं वैधानिक कर्तव्य। आप लोग खास तौर पर अगर मैं बात करूं, विद्यार्थी जो हैं जैसे इंदौर शहर में रह रहे हैं, तो पता चला कि इंदौर शहर के नागरिकों का एक वैधानिक कर्तव्य है कि वह गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखें। और साथ ही साथ एक वैधानिक कर्तव्य यह देखने को मिलता है इंदौर के नागरिकों से, यह अपेक्षित है कि वह जो है किसी भी प्रकार की शहर में गंदगी ना करें। और आपने देखा होगा अगर आप इस प्रकार के कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करते हैं तो आपको सजा या जुर्माने का प्रावधान देखने को मिलता है। तो ऐसे कर्तव्य जिनको लेकर के कानून बन चुके हैं, जिन कर्तव्यों का निर्वाह न करने पर जो है सजा का प्रावधान होता है, उन कर्तव्यों को हम वैधानिक कर्तव्य कहते हैं। अगर हम कर्तव्यों की गतिशीलता को परखें तो नैतिक कर्तव्य आपसे केवल अपेक्षित हैं, आप करते हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं करते हैं तो आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर जो मौलिक कर्तव्य हैं वो आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप करेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन वैधानिक कर्तव्य तो ये है कि भाई इनके बिना राष्ट्र में किसी न किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान हो रहा है, तो आपसे ये कर्तव्य अपेक्षित है। अगर आप ये कर्तव्य नहीं करेंगे तो आपको निश्चित रूप से दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो चलिए ये कर्तव्यों के प्रकार की बात करी। अब चूंकि हमारा जो टॉपिक है वो केवल और केवल कर्तव्य नहीं है, हमारा जो टॉपिक है वो मूल रूप से है कर्तव्य परायणता, इसलिए हमने पहले कर्तव्य को जाना। अब जान लेते हैं कि आखिर परायणता का अर्थ क्या होता है। वैसे परायणता जो शब्द है वह अपने आप में हिंदी का, शुद्ध हिंदी का, परिनिष्ठित हिंदी का शब्द है, जिसका आप आशय लगा सकते हो अति आसक्ति से, या मैं कहूँ दृढ़ प्रतिबद्धता से, या मैं कहूँ कमिटमेंट से आप इसका जो है अनुमान लगा सकते हैं। परायणता का मतलब होता है पारंगत होना, पूरी कोशिश करना। जैसे मैंने कहा वह व्यक्ति बहुत ही कर्तव्य परायण व्यक्ति है, वह व्यक्ति बहुत ही धर्म परायण व्यक्ति है, तो मतलब धर्म के प्रति उसकी बड़ी आसक्ति है। शायद बात समझ पाए होंगे, मैंने कहा कि वह व्यक्ति बहुत ही कर्तव्य परायण व्यक्ति है, तो इसका मतलब है कि वह अपने कर्तव्य को लेकर बहुत ज़्यादा आसक्ति रखता है। उसे लगता है कि मेरा काम पहले, बाकी चीज़ें बाद में। इस प्रकार से अगर मैं कहूँ तो परायणता जो शब्द है इसका मतलब आप कह सकते हैं आसक्ति या अभ्यास, आप इसके लिए शब्द प्रयोग कर सकते हैं। अब जब विद्यार्थियों को कर्तव्य के बारे में पता है, परायणता के बारे में पता है, तो कर्तव्य परायणता की परिभाषा को बनाना कोई कठिन काम नहीं है। तो कर्तव्य परायणता की परिभाषा किस प्रकार से होगी, तो जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निर्धारित कर्तव्यों को करने का निरंतर अभ्यास। जो भी कर्तव्य आपके लिए निर्धारित किए गए हैं उन कर्तव्यों का, जैसे मैंने कहा पद और परिस्थिति के अनुरूप जो भी कर्तव्य आपके निर्धारित किए गए हैं उन कर्तव्यों को करने का अभ्यास, और उन कर्तव्यों को करने की जो आसक्ति है, आपका जो अटैचमेंट है, आपका जो इमोशनल अटैचमेंट है, आपका जो कमिटमेंट है, अगर उन कर्तव्यों के प्रति है तो निश्चित रूप से आपके भीतर जो भाव है उसे हम कहते हैं कर्तव्य परायणता। अगर हम उदाहरण की बात करें तो आपने नाम सुना होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का। कहा जाता है कि उन्होंने जब उनकी पत्नी की जो है तबीयत अत्यधिक खराब थी, तब भी वो अपने एक व्यक्ति का केस लगने के लिए गांव से, या मैं कहूँ शहर से बाहर चले गए थे दूसरे शहर तक। कर्तव्य परायणता का अच्छा उनको संकेतक माना जाता है। इसके अलावा भारत में आपने आल्हा और उदल का नाम सुना होगा, जैता और कुंफा का नाम सुना होगा, गोरा और बादल का नाम सुना होगा। भारत में आपने
विक्रम बत्रा जी का नाम सुना होगा। तो ऐसे तमाम लोग रहे हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य को निभाने के लिए अपने जीवन की परवाह तक नहीं की। तो कर्तव्य परायणता एक ऐसा अपेक्षित मूल्य है, कर्तव्य परायणता एक ऐसा अपेक्षित लक्षण है कि ये स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि जिस देश में, जिस परिवार में जितने ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होंगे वो परिवार उतनी उन्नति करेगा। जरा सोच कर चलिए, जरा सोच कर देखिए कि हमारे परिवार में मान लीजिए 5 सदस्य हैं और पांचों सदस्य अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह अच्छे से करते हैं, तो परिवार उन्नति करेगा। किसी एक संस्थान में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वाह अगर अच्छे से करता है तो निश्चित रूप से संस्थान बहुत अच्छे से उन्नति करेगा। शहर के लोग अगर शहर में कर्तव्यों का निर्वाह अच्छे से करते हैं तो शहर उन्नति करेगा, और राष्ट्र अगर अपने कर्तव्यों का निर्वाह अच्छे से करता है तो राष्ट्र उन्नति करेगा। ठीक उसी प्रकार से विश्व में निवासरत सभी नागरिक अगर ये समझने लग जाएं वसुधैव कुटुंबकम अयम निजः परोविति गणना लघु चेतसा उदार चरतेनाम तो वसुधैव कुटुंबकम, अगर इस प्रकार की विचारधारा विश्व के सभी नागरिकों में आ जाएगी तो निश्चित रूप से शांति स्थापित हो सकेगी और पृथ्वी का भी कल्याण होता रहेगा। तो यहाँ पर हमने बात करी कर्तव्य परायणता की। अब बात करते हैं कि आखिर कर्तव्य परायणता अगर आपके व्यवहार में है तो आपके व्यवहार में किस प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलेंगी। तो निश्चित रूप से कर्तव्य को प्राथमिकता पर रखना कर्तव्य परायणता का व्यवहारिक पक्ष है। जब भी कभी आप अधिकारों की मांग करते हैं तब भी उस समय आप इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि भाई कर्तव्य को संज्ञान में रखना है। उदाहरण के तौर पर एक अस्पताल में डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उनको लगता है कि उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए, उनको लगता है उनकी सुविधाएं बढ़नी चाहिए, लेकिन अचानक से उसी समय पर एक इमरजेंसी कोई पेशेंट आ जाता है और उस मरीज का अगर इलाज करने में डॉक्टर वापस से अस्पताल में जाकर उसका इलाज करते हैं, फिर अपने अधिकार फिर से मांगते हैं, तो निश्चित रूप से उस डॉक्टर को हम कर्तव्य परायण डॉक्टर कह सकते हैं। शायद बात आप समझ पाए होंगे। वहीं दूसरी ओर आपदा आदि के समय पर अधिक सक्रियता हो, जैसे हमने कोविड-19 में प्रशासन को देखा, पुलिस प्रशासन को देखा, चिकित्सकों को देखा, तो कर्तव्य परायणता के काफी अच्छे उदाहरण हमारे देश में देखने को दिखाई पड़े और परिणाम स्वरूप हमने एक भारी परेशानी को जो है नियंत्रण में ला दिया। और कर्तव्य निर्वाह में अहंकार का त्याग, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आप जानते हैं भगवत गीता के निष्काम कर्म में भी कुछ इसी प्रकार के संदेश हैं कि अगर कोई व्यक्ति कर्तव्य परायण है तो उसके भीतर कर्म करने का अहंकार नहीं होगा। किसी भी अधिकारी को ये नहीं लगेगा कि ये मैंने किया है, कि कोई और नहीं कर सकता। वो जब भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करेगा तो अपने कर्तव्य को अपना धर्म, अपनी ड्यूटी मान करके उस कर्तव्य का निर्वाह करेगा और उसके बदले में वह नहीं चाहेगा उसे किसी प्रकार का क्रेडिट मिले, उसे किसी प्रकार का कोई उसका नाम हो, वह नहीं चाहेगा। वह नहीं चाहेगा कि अगर मैं किसी कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूं तो इसके बदले में मुझे विशेष प्रकार की शाबाशी मिले, विशेष प्रकार का इनाम मिले। तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति कर्तव्य परायण होगा उसके भीतर अहंकार नहीं होगा, आपदा आदि के समय अत्यधिक सक्रिय रहेगा, अधिकार की भी मांग करेगा तब भी कर्तव्य को वो संज्ञान में रखेगा, साथ ही साथ कर्तव्यों को प्राथमिकता पर रखेगा। अब बात आती है कि अगर प्रशासन में सभी अधिकारी या अधिकांश अधिकारी कर्तव्य परायण बने रहते हैं तो क्या क्या देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से प्रशासन में कुशलता आएगी, यानी कुशल प्रशासन होगा। जो संचालन है, जो प्रशासन का संचालन हो रहा है वो प्रभावी तरीके से हो सकेगा, साथ ही साथ में व्यक्तिगत उपलब्धि मिलेगी। जाहिर सी बात है अगर आप नाम की इच्छा नहीं करेंगे और काम बहुत अच्छा करेंगे तो आपका नाम अपने आप होता चला जाएगा। तो कुशल शासन रहेगा, प्रभावी संचालन रहेगा, व्यक्तिगत उपलब्धि रहेगी, उद्देश्य की प्राप्ति होगी और प्रशासन में स्वच्छ छवि का, या मैं कहूँ प्रशासन में आपकी स्वच्छ छवि का और आम जनता के बीच में प्रशासन की स्वच्छ छवि का निर्माण निश्चित रूप से हो सकेगा। साथ ही साथ अगर बात करें कि क्या ये जो कर्तव्य परायणता का कॉन्सेप्ट है, इस जैसे कॉन्सेप्ट हमारे विषयों में कहीं और भी मिलते हैं। जी हाँ, कर्तव्य परायणता का कॉन्सेप्ट एक आपको मिलता है भगवत गीता के निष्काम कर्म में, जहाँ कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक है, यानी कर्म करो, फल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचो मत, क्योंकि आपका धर्म है अपने लिए जो कर्तव्य निर्धारित हुआ है उसका निर्वाह करना। वहीं दूसरी ओर इमैनुअल कांट, एक पाश्चात्य विचारक, ये भी बात करते हैं ड्यूटी फॉर ड्यूटी। उनके इस विचार में भी कर्तव्य परायणता छिपा हुआ है। और प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ जो कई मामलों को लेकर विवाद में रहा है, स्पेशली जाति व्यवस्था को लेकर, लेकिन उस धर्म ग्रंथ यानी मनुस्मृति की बात करें तो वहां पर भी एक बात लिखी हुई है, धर्मो रक्षति रक्षतः है। यानी अगर आप अपने कर्तव्य की रक्षा करेंगे तो कर्तव्य आपकी रक्षा करेगा। आप इस बात का एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं कि आप मान लीजिए बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, या मान लीजिए आप
जब ट्रैफिक में हैं, अगर आप ट्रैफिक रूल का पालन कर रहे हैं, अगर आप ट्रैफिक धर्म का पालन कर रहे हैं, तो ट्रैफिक भी आपको बचा करके चलेगा। और जरा आपने ट्रैफिक तोड़ा तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए कहा गया धर्मो रक्षति रक्षिता। इस शरीर का धर्म क्या है? इसे स्वस्थ रखें। अगर हमने शरीर को स्वस्थ रखा तो निश्चित रूप से शरीर हमको स्वस्थ रखेगा। ठीक है, शायद बात समझ पाए होंगे। विद्यार्थी धर्म क्या है? विद्यार्थी धर्म में निरंतरता से मेहनत की जाए, और अगर निरंतर रूप से मेहनत की जाती है तो निश्चित रूप से आपका जो विद्यार्थी धर्म है वो आपको हमेशा सुरक्षित रखेगा। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता या कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यह कांट के द्वारा कहा जाने वाला ड्यूटी फॉर ड्यूटी निश्चित रूप से जो है वो अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते ही करते हैं। अब बात आती है कि सभी तो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, तो क्या उत्कर्ष क्लासेस हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है? तो इस बात को लेकर के सबसे पहला प्रमाण तो ये है कि निरंतर रूप से अपडेट रहने के लिए उत्कर्ष क्लासेस का यूट्यूब चैनल पर्याप्त है। और वही जब भी समय आता है विद्यार्थियों के त्यौहार का, तो उत्कर्ष क्लास अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। इसका जीवंत उदाहरण आप लोगों के सामने है कि अभी हाल ही में आपने देखा कि 3 बड़े सुअवसर यहाँ पर देखने को मिले। स्वतंत्रता दिवस, और 13 तारीख को यानी 13 अगस्त को निर्मल सर का शुभ जन्मदिन, और साथ ही साथ में रक्षाबंधन का त्यौहार। तो इन तीनों त्योहारों के मद्देनजर एक विद्यार्थियों के लिए, खास तौर पर अगर जो आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहेगा। एमपीपीएससी के या मैं कहूँ उत्कर्ष के ऐप पर जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, वैसे तो सभी पर अवेलेबल है, पर एमपीपीएससी की जानकारी मैं यहाँ पर आपको दूंगा कि फ्लैट 78% डिस्काउंट है। मतलब फ्लैट 78, अप टू 78% नहीं है। जो भी कोर्स का फीस है वो सीधा 78% वहाँ पर जो है माइनस हो जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो जो शेष बचा हुआ अमाउंट है उस पर अगर हम बात करें तो 13% तक की अतिरिक्त छूट आपको यहाँ पर मिलेगी। तक की भी नहीं, 13% की आपको छूट यहाँ पर मिल जाएगी। पर उसके लिए कूपन कोड यूज करना पड़ेगा NG13, क्योंकि 13 तारीख को बर्थडे आता है सर का, और वहीं दूसरी ओर NG मतलब हमारे निर्मल गहलोत सर, तो उनके नाम का कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 13% तक का डिस्काउंट यहाँ पर भी मिल जाएगा। अच्छा, ये तो बात होगी डिस्काउंट की। अब जब हम ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हैं तो उत्कर्ष के ऐप पर आप जानते हैं विद्यार्थियों को रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, जो बहुत ज़्यादा आने वाली चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो वो 100% तक का आपको जो है पॉइंट्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। पर याद रखिए कि देखिए 3 गुना खुशियाँ जरूर हैं, पर जो समय है वो काफ़ी सीमित है, क्योंकि कर्तव्य मैंने कहा कि समय और परिस्थिति के हिसाब से बदल जाते हैं। तो 13 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक जो है आप लोगों के लिए ऑफर रहेगा अपना, और कोशिश कीजिए, खुद को तो पता चल ही गया है, और साथ ही साथ में अपने जो साथियों के साथ साझा करें और उत्कर्ष के ऑफर का लाभ उठाएं, और बने रहिए उत्कर्ष के साथ। धन्यवाद।